नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर न्यूज अफेयर 24 चैनल से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया की आधी आबादी से मिलने के लिए मैं बाहर निकली हूं, यानी कि नारी शक्ति। हम इस सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं और उदयपुर की प्रतिभावान और श्रेष्ठतम महिलाओं से मिलने का हमारा सफर जारी है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं पहुंची हूं डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान के पास। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विजय लक्ष्मी मैम किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम लेते ही आप ये जान ही गए होंगे कि उनकी शख्सियत क्या है। फिर भी एक छोटी सी मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। वो मोहनलाल विश्वविद्यालय की पूर्व डीन रह चुकी हैं, प्लस साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। मैं चाहूँगी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वो स्वयं दें, क्योंकि मैं अगर कहने जाती हूँ तो मुझे वो शब्द थोड़े कम पड़ते हैं। तो मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा आपसे पहला तो यही कि प्लीज़ आप बताएं मैम कि ज़िंदगी के सफ़र में आपने जो इतना दौर पूरा किया है वो कैसा रहा। धन्यवाद आपको। आज इस अवसर पर महिला दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि जो हमारी बहनें आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यशैली अपनाती है, उसका प्रारंभ जो हुआ, जिसके बारे में बाद में बात करूँगी, उस प्रारंभिकता से हमने महिला को पहचान दी है और महिला अपने अधिकारों के लिए बात करना प्रारंभ किया है। उसके हम साक्षात उदाहरण हैं कि जो महिला घर की दीवार में रहकर घर में रहकर और घर के बाहर काम करने के लिए निकली, तो महिला की पहचान तो थी, लेकिन जब वो घर से बाहर आर्थिक उपार्जन के लिए निकली तो उसमें श्रेष्ठतम जो गुण थे वो बाहर निकल के आए। मैं मूलतः, क्योंकि आपने मेरा परिचय भी पूछा है, तो मैं मूलतः बताना चाहती हूँ कि मैं मनोविज्ञान की विद्यार्थी हूँ और मनोविज्ञान की विद्यार्थी होने के नाते मुझे आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में जो कार्य करने का अवसर मिला, क्योंकि मैं प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय की, और उस गोल्ड मेडल ने मेरी जिंदगी में एक आमूल-चूल परिवर्तन किया कि आज मैं क्षत्रिय परिवार की महिला होते हुए भी उस चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने नाम को आगे बढ़ाया और उस नारी शक्ति के नाम को बढ़ाया जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि अपने कार्यों द्वारा, अपने निष्पादन द्वारा, अपनी योग्यताओं के द्वारा जीवन के हर कदम पर अपनी पहचान बना रही है। मैं विश्वविद्यालय के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पूर्व राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक के बाद मैं वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने लगी थी। वहाँ शिक्षा दीक्षा लेने के बाद शिक्षा दीक्षा दी भी, और उसके बाद में मैं उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आई और कुछ वर्ष मैंने 1.5 साल मीरा कन्या महाविद्यालय में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। लेकिन फाइनली मैं 1981 में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सह आचार्य के रूप में पदार्पण किया और धीरे धीरे विभिन्न स्तरों को पार करते हुए मैं आचार्य के पद से, विभागाध्यक्ष आचार्य प्रोफेसर के पद से, वहाँ से मैं रिटायर हुई। लेकिन इस सुखद यात्रा के अंतर्गत मुझे बहुत सारे ऐसे मुकाम मिले जिनके माध्यम से मैं महिलाओं के लिए काम कर सकी और मैं प्रथम महिला अध्ययन केंद्र मोहनलाल सुखाड़िया की निदेशक रही, फाउंडर डायरेक्टर रही, और ऐसे ही कुछ करते करते आगे आज महिलाओं को पहचान दिलाने में, महिलाओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार आगे बढ़ाने में जो मैंने मार्गदर्शन किया, जिसकी मुझे बहुत संतोष प्राप्त है, यही मेरी जीवन शैली का प्रारंभिक स्थल रहा है। ये आपका सफ़र तो बहुत ही रोमांचकारी रहा है मैम। तो सबसे पहले तो जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आप कैसे देखती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रारंभिकता के बारे में बात करना चाहूँगी कि 1920 में विश्व की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन के लिए कुछ आंदोलन किए। जर्मनी, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, वहाँ जो महिलाएं थी, जो मजदूर महिलाएं थी, उनको बराबरी का वेतन प्राप्त नहीं होता था और
उनमें ये भाव विकसित हुआ, ये स्वभाव विकसित हुआ कि हम सब सेम कार्य कर रही हैं, समान कार्य कर रही हैं, लेकिन हमें पुरुष से कम पैसा क्यों मिल रहा है। ये जो सोच उनमें विकसित हुआ, उसका धीरे धीरे आंदोलनों के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ और दूसरे देशों की महिलाएं भी उसके लिए जागृत हुई और उसको यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि 1945 में बन चुका था, उन्होंने इस चीज का ध्यान दिया और उन्होंने इसको महिला दशक मनाने के रूप में 1975 से 1985 तक महिला दशक मनाया और वो यात्रा इतनी चली कि आज हम 2025 में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। तो इस महिला दिवस की प्रासंगिकता इसी बात में है कि न केवल एक ही देश में अपितु पूरे विश्व के देशों में, जो कि 193 मेंबर्स है यूएनओ के, उन सारे देशों के अंतर्गत महिलाएं अपने आंदोलन के माध्यम, अपने स्व जागृति के माध्यम से अपनी पहचान बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है। इसलिए मैं उस महिला को वंदन, अभिनंदन करना चाहती हूँ जो हमेशा महिला हितों के लिए काम करती है और महिलाओं के उत्थान के लिए उस समाज को अलंकृत कर रही है और उस अलंकरण में महिला का बहुत योगदान है। इसलिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि मेरा ये मानना है न केवल हमारे भारत में अपितु विश्व की महिला होती है, क्योंकि भगवान ने दो ही जातियों को जन्म दिया है, एक पुरुष के रूप में, एक महिला के रूप में, और वो मानव है। तो जो महिला है वो मानव अधिकार है, इसलिए हमारे अधिकार, महिलाओं के अधिकार भी मानव अधिकार है, वो पुरुषों के समकक्ष है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है और वो हमें जागृत करती है, हमारे स्वयं को जागृत करती है, ताकि हम अपने समस्त पहलुओं को, अपने में निहित उन क्षमताओं को उजागर कर सकें जिनके माध्यम से हम अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने पांव पर खड़ी रह सकती हैं और अपनी पहचान बनाती है। इसीलिए आज जमीन से लेकर आकाश तक, पानी से लेके हवा तक, हर क्षेत्र में हमारी महिला बहनें अपना परचम लहरा रही है। हमें इस बात का बहुत खुशी है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बनाने का ही तो परिणाम है कि हमारी बहनें आगे से आगे प्रेरणा प्राप्त करके काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए 3 शब्दों में सिमट जाने वाला एक शब्द था, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे इसकी जो विस्तृत जानकारी मिली है उससे ये पता लगा है कि सच में इसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य था वो मैडम आप ही से मुझे आज पता लगा और ये जानकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि आप मनोविज्ञान की छात्रा भी रही हैं, इसकी आप विशेषज्ञ भी रही हैं, आपकी इस पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो मेरे सवाल आज आपके साथ में मनोविज्ञान, महिलाओं के मनोविज्ञान को लेकर ही हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि आज की महिलाएं मनोविज्ञान में देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य उनका थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ के अंदर महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है मैं उसको महत्व नहीं दूंगी, क्योंकि महिला तो वह है जो मानव हितों का लालन पालन करती है। अगर हमारी महिला सशक्त है, महिला सामान्य व्यवहार करती है, तो निश्चित रूप से वो परिवार हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपने जो बात करी है वो उसकी महिला के स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की बात करी है। देखिए, प्रभु ने महिला को मानव हितों का लालन पालन करने वाला बनाया है और उसके अंतर्गत वो अपनी नई संतति को जन्म देती है। तो जो संस्कार का निर्माण है वो महिला के द्वारा ही होता है। परिवार के अंतर्गत रहते हुए महिला, पुरुष, परिवार के अन्य जन उस बच्चे का पालन पोषण करके उसमें संस्कारों का निर्माण करते हैं, उसके व्यवहार का संपादन करते हैं और उस व्यवहार के अंतर्गत ही बहुत सारी बातें होती हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य पुरुषों की तुलना में कम है या ज्यादा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हर मानव का शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो दूषित हो रहा है, क्योंकि हम अपनी क्षमताओं से अधिक, हमारे पर्यावरणीय कारण हैं, हमारे सामाजिक कारण हैं, हमारे आर्थिक, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए मैं इस आपकी युक्ति को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है, पुरुषों में ज्यादा है। मानव ने पुरुष और महिला दोनों को सेम बनाया, केवल जो अंतर है वो बायोलॉजिकल है, जैविकीय डिफरेंस है। महिला को फीमेल बनाया और पुरुष को मेल बनाया, क्योंकि हमें उस मानव संतति का विकसित करना है, हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है। तो इसलिए हमारे लिए ये कहना मैं कतई नहीं मानती हूँ। पुरुष में भी वो मानसिक
अवसाद है, चिंताएं हैं और महिलाओं में भी है, लेकिन वो परिणति महिला पुरुष की वजह से नहीं है, अपितु ये मानसिक दबाव हमारे जो मैंने इंडिकेटर्स बताए, सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और सारे जो पर्सनल इंडिकेटर्स हैं, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। और वो साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स हमारा जो कॉग्निशंस हैं, हमारा ज्ञान है, हमारा जो भाव है और वो कर्म है, इन तीनों के अंतर्गत जब समन्वय नहीं होता, क्योंकि जब हम किसी सोच से दूषित होते हैं, हमारा सोच अलग अलग होता है और उस सोच में किसी तरह की क्षीणता होती है, तो वो क्षीणता हमें विभिन्न प्रकार के विकृतियां विकसित कर देता है और वो हमारे व्यक्तित्व को दूषित करता है और हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए महिला तो बल्कि अगर स्वस्थ मानसिकता वाली है तो वो परिवार को स्वस्थ रखती है, परिवार को खुश रखती है। इसलिए मैं आपकी इस बात से कदापि सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है। वे सक्षम है, सार्थक है और ये सभी के साथ है। बिल्कुल, आपने जो मुझे जवाब दिया, मैं बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद कर रही थी। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है कि प्रकृति ने जो सबसे बड़ी ताकत दी है वो महिला को दी है, वो है प्रजनन की। प्रकृति अगर आगे बढ़ी है तो वो महिलाओं के द्वारा ही बढ़ी है, तो वो तो कमज़ोर हो ही नहीं सकती, उनकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर है। समाज के अलग अलग हिस्सों में मैंने देखा है कि महिलाओं में सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान की कमी से वो जूझ रही हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या जड़ें हैं और इसका क्या उपाय किया जा सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन उन महिलाओं की स्थिति का आकलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महिला जिस परिवार के अंतर्गत बच्ची के रूप में जन्म लेती है और उसका जो लालन पालन होता है, उसका जो सामाजिकरण होता है, परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार होता है उस बच्ची के प्रति, उसको जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभ से संस्कारों में मिलती है, उसके अंतर्गत उसे हमेशा ये एहसास कराया जा रहा है कि तुम दोयम दर्जे की व्यक्ति हो। है क्यों भाई और बहन में भेद किया जा रहा है? जिन परिवारों में प्रारंभ से कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ हमारी बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं आती, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन जहाँ ये कट्टरवादिता, रूढ़िवादिता हावी रहती है और पुराने लोगों का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है, वहाँ ये कहा जाता है कि ये तो पराए घर पराया धन है, पराए घर में जाएगी और बेटा तो हमारा प्रेफर्ड चाइल्ड है, वो नौकरी करेगा, रोटी खिलाएगा, अर्निंग मेंबर है। तो जो भेदभाव का बीज प्रारंभ से हो जाता है और उसके साथ ही साथ उन पुरुषों को, क्योंकि मैं हमेशा जेंडर एम्पावरमेंट की बात करती हूँ और जेंडर का मतलब कदापि ये नहीं होता है महिला सशक्तिकरण। ये सशक्तिकरण उस मानव का है जो मेल और फीमेल के रूप में होता है। तो वहाँ ये सिखाया जाता है पुरुष को कि तू तो ब्रेड विनर है, तू बैठा रहे, काम तो लड़की करेगी, क्योंकि अभी ये है फिर पराया धन है, चली जाएगी, इसे हमें घर का काम सिखाना है। क्योंकि जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो पाश्चात्य संस्कृति की वजह से आ रहा हो या वातावरणीय कारणों से आ रहा हो, लेकिन जो हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारी उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि अब हमारी बच्चियां पढ़ लिख गई है, अपने आप को समझने लग गई है। तो जो सेल्फ स्टीम आप कम की बात कर रहे हैं, अब हमारी सेल्फ स्टीम इतनी ज़्यादा हो गई है कि अभी हमें जागृत होने की आवश्यकता है। हमें हमारे उस परिवार की बिंदु स्थिति की ओर जाना होगा कि परिवार है तो जीवन है और जीवन है तो परिवार है, और इसकी नींव जो है महिला के हाथ में है। आपको मैं जो कुछ कह रही हूँ, मेरे कहने से आप मानिए मत, आप स्वयं इनको प्रयोग करके देख सकती हैं। आप स्वयं समाज के अंदर देख सकती हैं दो परिवारों को लेकर, जहां एक में कट्टरवादिता है, रूढ़िवादिता है, एक वो परिवार जो शिक्षित है, पूर्णतः अधगगरी वाला नहीं, पूर्ण शिक्षित है। अगर पूर्ण शिक्षित वाले परिवार में बच्चों का लालन पालन देखें, जहां बेटा बेटी को समान रूप से संभाला जाता है, सभी को सब कुछ करना होता है, और उस कट्टरवादी रूढ़िवादी परिवार को देखो जहां लड़के और लड़की में भेद किया जाता है, तो जहां भेद किया जाता है वहां से वो बच्ची के जो ज्ञान, मैंने कहा ना 3 तत्व होते हैं हमारे व्यक्तित्व के, एक ज्ञान होता है, एक भाव होता है, एक कर्म होता है। तो उसके दिमाग में ये प्रतिमा बन गई है कि मैं तो भैया मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कम हूं। तो वो शुरू से ही अपने आप को सेल्फ कम आंकती है। उसका जो स्व है, सेल्फ है, वो सेल्फ
आत्मसम्मान उसका हमेशा कम हो जाता है और वो अपने आप को कमतर आंकने लगती है। इसलिए हर स्थिति में वो, अगर उस बच्ची को आप कुछ कहेंगे भी तो भाई बहन दोनों कहेंगे तो पहले वो भैया को कहेगी। लेकिन जहाँ पूरा संस्कारी तो पढ़ा लिखा परिवार है, वहाँ की बच्चियों में ऐसी भावना नहीं आएगी, जो आप प्रत्यक्षतः आप हमारे वातावरण में देख सकते हैं। तो मूलतः इसका जो हमारी सेल्फ एस्टीम कम होने का बच्चियों का कारण ये है कि हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रारंभ से ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, प्रारंभ से ही विभेदीकरण किया जाता है और प्रारंभ से ही हमारी जाति, पांच, धर्म इनका विभेदीकरण किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसमें हमेशा जेंडर एम्पावरमेंट था। आज इस बात को मैं करना इसलिए प्रासंगिक समझती हूँ क्योंकि हम इंटरनेशनल विमेंस डे मना रहे हैं और हम 2025 में पहुंच चुके हैं और एक समय बाद में हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं और 2030 तक हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स यूएनओ ने डिसाइड, क्योंकि इंटरनेशनल, इसलिए मैं यूएनओ की बात बार बार ला रही हूँ, तो यूएनओ ने जो 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बनाए हैं, जिसका प्रारंभ 2015 में हुआ और 2015 से 2030 तक उसका इवैल्यूएशन है। हर साल उसका असेसमेंट होता है। 15 में प्रारंभ हुआ था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 है। वो सारे भुखमरी, भेदभाव, जेंडर इक्वलिटी, इनइक्वलिटीज, पानी, ऊर्जा, सतह में पानी, ऊपर पानी, पर्यावरण, भीड़ भाड़, इन सभी भुखमरी, बीमारियां, इन सब पे है। तो उनकी प्राप्ति के लिए हर वर्ष 16, 17, 30 तक बराबर हर साल इवैल्यूएशन होता है, हर 4 साल में होता है। तो मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें हमारे उस जेंडर एम्पावरमेंट के लिए है और इस दिवस की प्रासंगिकता तभी होगी जब हम जेंडर एम्पावरमेंट, केवल महिला सशक्तिकरण से काम नहीं चलेगा। हमें हमारे जेंडर को, पुरुष को और महिला को, यानी ह्यूमन बीइंग को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। और ये एम्पावरमेंट 1-2 दिन की बात नहीं, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को कैसे आप समझते हैं और उसको समझ के बाद अपनी भावना में कैसे लाते हैं और उस भावना के माध्यम से अपने कार्य का निष्पादन कैसे करते हैं, उस पर निर्भर करता है। ज्ञान, भाव, कर्म भारतीय संस्कृति की महती संरचना है। उस ज्ञान भाव न केवल हमारी संस्कृति, पूरे ग्लोबल कल्चर है वो, लेकिन उस ग्लोबल कल्चर में केवल कल्चर, जो सोशल डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंस हैं, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है। तो इसलिए हमें सोशलाइजेशन की प्रोसेस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हमें किसी और का अनुसरण नहीं करना, हमें अपने आप को समझकर अपनी ही चीजों को अंगीकृत करके उसके अनुकूल अगर हम व्यवहार करें तो हम अपने स्वयं का विकास का, हमारे सेल्फ का विकास करेंगे। और ये सेल्फ एम्पावरमेंट ही जेंडर एम्पावरमेंट है। इसलिए जो सेल्फ एस्टीम कम की बात है वो कदापि नहीं। महिला को तो गौरवान्वित होना चाहिए कि मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होने के नाते मुझे ये गर्व प्राप्त है कि मैं आने वाली संतानों को पैदा कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए महिला और पुरुष दोनों में आपसी संपर्क, आपसी सद्भावना, आपसी समायोजन होना चाहिए और उसके लिए परिवार की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसलिए आज का संकल्प हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम परिवारों को कैसे बचाएं ताकि जो चुनौतियां आज वर्तमान समाज के सामने आ रही है उन पर हम विराम दे सकते हैं। अगर आज हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में बहुत विभीषिकाएं होंगी। परिवार में टूटन प्रारंभ हो गई है और वो टूटन ऐसी टूटन होगी कि हमारा अस्तित्व खत्म होने लगेगा। इसलिए आज ये संकल्प लेना महिलाओं को पड़ेगा कि हमें अपने आप में कैसे विश्वास जागृत करना है, हमें अपने आप में कैसे ट्रस्ट विकसित करना है, हमें कैसे अपने आप को आत्मसम्मान देना है। इसलिए हमें सहनशीलता का जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है और हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है उसको अंगीकृत कर, हमने छोड़ दिया है इन सब चीजों को कि हम क्यों सुने, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ईगोइस्टिक हो गए हैं, हम क्यों आदमी की सुने, हम क्यों औरत की सुने। हमें पुरुष और महिला दोनों को समझाने की जरूरत है कि तो आप एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होंगे तभी संतान का सृजन होगा, पूरक होंगे तो इस समाज का विकास होगा और परिवार का विकास होगा और आपका स्वयं का विकास होगा। एकाकी जीवन जीना सामान्यता की निशानी नहीं है। सामान्यता की निशानी सब मिलजुल के हंसी खुशी रहें, वही सामान्यता की निशानी है। इसलिए सेल्फ एस्टीम बिल्कुल अब अगर नहीं जागे तो आगे जाके बहुत समस्याएं आएगी।
फेमिनिज्म जो है, आपके हिसाब से फेमिनिज्म की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? जैसे कि आपको नहीं लगता है कि हमारी जो मीडिया है वो किस तरीके से मतलब महिलाओं को दिखाती हैं? आपको नहीं लगता है कि वो एक स्टीरियोटाइप पैटर्न पे है? और जब भी कहीं महिलाओं के साथ कोई क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं 80% लोगों को ये लगता है कि इसकी वजह एक महिला है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने स्त्रीत्व की बात करी है जी। है फेमिनिज्म का अगर हम हिंदी में रूपांतरण करेंगे जी, जी। तो यही है स्त्रीत्व है, पुरुषत्व है। जी। एक जेंडर पुरुषत्व है, एक स्त्रीत्व है। जैसा कि मैंने निवेदन किया आपसे, जनता को बताना चाहती हूँ, स्त्री होना एक गौरव की बात है। लोग बड़ा अफसोस करते हैं कि मैं औरत क्यों हुई, लेकिन मैं सोचती हूँ हर बहन को, हर महिला को ये गौरव है होना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। फेमिनिस्ट को आज के परिप्रेक्ष्य में लोग फेमिनिस्ट आंदोलनों से जोड़ते हैं। वो आंदोलन पाश्चात्य की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति तो स्वांतः सुखाय के साथ ही साथ सर्वधर्म सद्भाव है। किसी एक धर्म नहीं, सब धर्मों के प्रति सद्भाव है। और उसमें हमें यह सिखाया जाता है कि पुरुष भी उतना इम्पोर्टेंट है, महिला भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए। तो ये स्त्री के जो स्त्रीत्व है उसके लिए गौरव अनुभव करना चाहिए, हमें गौरवान्वित होना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें इस रूप में जन्म दिया है ताकि हम समाज की सेवा कर सकें, समाज को दे सकें। आपने फिर कहा कि मीडिया हमारे किसी भी देश और संस्कृति का चौथा स्तंभ है। और अगर चौथा स्तंभ हमारी महिलाओं और पुरुषों के साथ साथ नहीं चलेगा, उन्हें जिस तरह, मैं माफी चाहूंगी ये कहते हुए कि आज हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है, हत्या, बलात्कार, घृणा, झगड़े, टंटे, ऐसे कितने % प्रोग्राम हैं आपके मीडिया के पास जो हमारा जीवन को सशक्त करता है, जो हमें सशक्तिकरण करता है मानवता के लिए। और जब मानवता के लिए सशक्तिकरण नहीं है और हम यही दिखाते रहेंगे कि ये हिंसा हो गई, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो हम झगड़े कराने के काम ज़्यादा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी इस बारे में कहते हुए, लेकिन सत्यता है कि मीडिया हमारे पर बहुत कुठाराघात कर रहा है। हमें जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहा है। वो वस्तुस्थिति बताता है, लेकिन वो वस्तुस्थिति समाज का जो इंसान है, मानव है, उस पर गलत प्रभाव डाल रही है और कटुता, वैमनस्य, झगड़ा, टंटा ये पैदा कर रही है। इसलिए स्त्रीत्व के लिए आवश्यकता है कि हमारी महिलाएं मुखर होकर सत्य बात करें। वो किसी के अधीन होके नहीं, किसी की पार्टी की मेंबर बन के नहीं, या वो एक मानव संस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे और अपने उस कौशल के माध्यम से जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करे। स्त्री वही है जो जोड़ती है, वो स्त्री नहीं है जो तोड़ती है। तो आओ हम सब मिलके आज के दिवस को स्त्रीत्व के इस धारा की ओर अग्रसर करने के लिए महिलाओं को प्रेरित करें। जैसा कि एजुकेशन, मैंने अब तक आपसे जितनी भी बात की, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। अगर उन्हें आगे बढ़ना है और जो अब तक की सामाजिक व्यवस्था रही है उनके लिए, जो बनाई गई है आदिकाल से चली आ रही, जिसके अंदर उन्हें काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं बांध के रखा गया है, या उनके सामने कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई है जिनसे वो कभी उभर नहीं पाती। मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारी एजुकेशनल ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी है, होशियार भी हैं, फिर भी न जाने वो किन बंधनों में अपने आप को पाती हैं कि वो इतनी प्रखर और मुखर नहीं हो पाती है। कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं जिन चुनौतियों का सामना करके बाहर आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के अलावा भी ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रोकती है आगे बढ़ने से? देखिए, शिक्षा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन और परिमार्जन लाती है। तो शिक्षा के माध्यम से तो आपको ये जानकर अफसोस भी होगा कि जो हमारे कोर्स सिलेबस बने हुए हैं, उन कोर्स सिलेबस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी प्रतीकात्मक महिलाओं को प्रदर्शित करे और महिला स्तंभों के बारे में बात करे। इस संदर्भ में एक बात कहना चाहूंगी मैं कि जो मैं आपको इंटरनेशनल विमेंस डे की बात करी और यूएनओ की बात कर रही थी, उसी के तहत जो दशक मनाया गया, उस दशक के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब देशों ने, एक तो हमारी विमेन पॉलिसी बनी, उसके साथ साथ भारत में भी पॉलिसी बनी 2002 में, उसके बाद में 2002 में राजस्थान की बनी थी, उसके पहले तो जो पॉलिसीज बनी वो एक महिला सोच को विकसित किया। और उस महिला सोच को विकसित करने से हमारे यहाँ विमेन स्टडीज नामक एक अध्ययन विषय बनाया गया। उसके पूर्व में ऐसा कोई ऐसा विषय नहीं था। तो महिला अध्ययन करके, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैंने पूरे राजस्थान में
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज की स्थापना करी 1989 में, और वो आज तक अनवरत चल रहा है। और महिला अध्ययन को एक कोर्स के रूप में हमने स्थापित किया, बाकायदा पोस्टें लाके उसके असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, और रेडीमेड गारमेंट का महिलाओं के कौशल विकास के लिए रेडीमेड गारमेंट के रूप में स्थापित किया, जो आज एक डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये उसी शिक्षा का आधार स्तंभ है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिला अध्ययन को लिया गया। लेकिन साथ ही साथ केवल यूनिवर्सिटी लेवल पे ही काम नहीं होगा। आप देख रहे हो कि आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में, चाहे स्पेस लो, चाहे आप इंडस्ट्री लो, चाहे इनोवेशंस हो, स्किल हो, टेक्सटाइल हो, डिजाइनिंग हो, किस क्षेत्र में पीछे है। तो ये सारे क्षेत्रों में जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, उनके माध्यम से हम आमूल चूल परिवर्तन लाने का महिलाओं में प्रयत्न कर रहे हैं। और महिलाएं निश्चित रूप से, और अब उस डर से, जो डर था पहले कि डरती थी, हम बोल नहीं पाती थी क्योंकि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, हम सामाजिक कुरीतियों से दबी हुई थी, हमारी आवाज नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि हम अर्जन करने लगी हैं, हमारा स्वाभिमान जागने लगा है। पर उस स्वाभिमान के साथ जो एक गलत चीज हो रही है वो परिवार तोड़ने की होती है। उस स्वाभिमान को जागृत करके हम कैसे समभाव से, सभ्यता से समाज को जोड़ सकें। तो अर्जन भी करो, लेकिन सामाजिक सदुपयोगिता और हमारे संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करें, उपयोग करें, तभी निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। मैम, आपने अपनी एक सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी ऑफ वेलबींग। मैं जानना चाहूँगी कि उसमें आप महिलाओं के लिए क्या करी। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आपके पास एक स्पेशल सेगमेंट्स वगैरह हैं, कुछ रूपरेखाएं हैं, और अब तक आपने बहुत कुछ किया। तो मैं जानना चाहूँगी कि उसके बारे में। आप, जब मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ और महिलाओं के संदर्भ में मुझे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो पुरस्कार मिले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले, और जो मैंने 80 डॉक्टरेट कराई, पीएचडी कराई, उन सब के माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ कि समाज में, परिवारों में, व्यक्तियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं, और उन समस्याओं के पीछे जो कारण है वो उनकी गरीबी है, जो उनकी मनस्थिति है, और उस मनस्थिति के पीछे वे अपने आप को उठा नहीं पाते हैं और पाती हैं। तो मैंने 2007 के अंतर्गत ये निर्णय किया, एक ऐसी संस्था बनाई जो खुशहाली के साथ काम कर सके, और वो संस्था एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी है, जो निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा करती है हर तबके के लिए, चाहे बुजुर्ग है, महिला है, बच्चा है, जवान है, किशोर है। और उसमें आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि जो महिलाएं आती हैं या जो पुरुष आते हैं, उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक ऐसे विंडो उनको मिली जहां वो अपनी बात को प्रकट कर सकती है, कह सकती है, अपने दुखड़े रो सकती है, अपनी समस्या कह सकती है। तो हम इस एकेडमी के माध्यम से हम सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, अभी रिसेंटली हमने कॉन्फ्रेंस की थी फैशन डिजाइनिंग के साथ, कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और साथ ही साथ काउंसलिंग जो बहुत बड़ा सेगमेंट है इस एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी का, जो प्रतिदिन यहाँ सेवा के रूप में काउंसलिंग की जाती है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की। जो हमारे बच्चे और महिलाएं डिवोर्स के लिए आती हैं, आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज दिन तक मेरे पास जितने महिला पुरुष आए हैं वो 25-25 साल का डिवोर्स केसेस थे, वो विड्रॉ हुए हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे पास जो आया उसने किसी ने तलाक नहीं लिया, क्योंकि आज तलाक भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, मेरे पास जो भी आए उन्होंने अपने मनोशारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी अपने आप की मनस्थिति में परिवर्तन किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी मन की स्थिति खराब होती है उसमें भावनात्मकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस भाव को संतुलित करने का हम खुशहाली के टिप्स के माध्यम से, और खुशहाली का टिप्स छोटा सा है कि धन से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है आपकी पॉजिटिविटी से, आपकी मनस्थिति से, आपकी मानसिकता से। और वही काम हम प्रयास करते हैं कि इस एकेडमी के भाव से टीचिंग, रिसर्च,
एक्सटेंशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब करते हैं। और साथ ही साथ हम एक जर्नल ऑफ वेलबींग पब्लिश करते हैं, जिसमें हम जो अनुसंधान करते हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनके शोध कार्यों को प्रकाशित करते हैं। और आज दिन तक हम जो 19 वर्ष की यात्रा में हमने करीब हर बाई एनुअल है ये हमारा जर्नल ऑफ वेलबींग, वो प्रकाशित करते हैं और रिव्यूड जर्नल है। और ये हमारे महिलाओं के, पुरुषों, सभी के प्रमोशंस में हेल्प करते हैं और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा तरीका है। तो यही मेरी एकेडमी ऑफ वेलबींग सोसाइटी के प्रति काम करने का मादा है। हमारे 250 से अधिक मेंबर हैं और हर व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति मेरे साथ बैठ के खुशहाली लेके जाता है और किसी प्रकार की परेशानी को अपने व्यक्त करने से वो अपने आप को इमोशनली रिलीज फील करता है और उसे अच्छा लगता है। ये एकेडमी का अंततोगत्वा उद्देश्य है कि आओ हम सब मिल के धन से नहीं, प्रेम से, सद्भाव से, सत्कार से, सकारात्मकता से खुशहाली को प्राप्त करें। यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आपसे बात करके ऐसा लगा कि ये जो हमने एक प्रयास किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी उदयपुर की प्रतिभावान महिलाओं से मिलने का, आपसे मिलके हमारा वो प्रयास सार्थक सा होता लगता है। मैम ने जिस तरीके अपना पूरा परिचय दिया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी जीवनी बताई है, एक समय होता है कि जब आपको समाज कुछ दे और जब समाज को लौटाने का समय आए और आप पीछे ना हटे, तो वो चीज़ मैंने विजयलक्ष्मी मैम के सामने देखी है। उन्होंने समाज को इतना ज़्यादा दिया है और अब तक अथक प्रयास कर रही हैं, अब तक चल रही हैं, समाज को दे ही रही हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे कानूनी शिक्षा हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात आप कर ले, चाहे अधिकारों की बात आप करें, सामाजिक बात कर ले, चाहे परिवार की आप बात करें। इनके पास इतना कुछ है आपको बताने के लिए कि शायद हमारा समय खत्म हो जाए, लेकिन इनका ज्ञान हमारे साथ अनवरत इसी तरह बना रहे। हम इसी तरीके से और जुड़े रहेंगे आपके साथ में, इसी तरीके से आपको और भी महिलाओं से मिलवाएंगे। तब तक के लिए न्यूज़ अफेयर 24 से मैं रजनी कौर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।